अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। आज हमने स्टडी करना है इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट, एक्स रेज, गैमा रेज एंड कैथोड रेज ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था रेडिएशन और उसकी बेसिक्स को, वो कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट करते, तो टुडे लेक्चर में हमने सारी के सारी रेडिएशंस को डिटेल में डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट से। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट में वो सारी के सारी रेडिएशंस आ जाती हैं जो कि स्पेक्ट्रम में इंक्लूडेड है 150 से लेके 3900 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, तो जो वेवलेंथ है 2650 के अराउंड, यही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट माइक्रोबिसिडल एफिशिएंसी शो करती है, यानी यही वो वेवलेंथ है जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा किल होते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट लाइट जो हमारी अर्थ तक पहुँचती है वो रिस्ट्रिक्टेड है 2670 से लेके 3900 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, ऑफ कोर्स अल्ट्रा वायलेट लाइट होती है सनलाइट के अंदर भी जितनी हम तक पहुँचती है, लेकिन अब इसमें ज़्यादा जो है वो फ़िल्टर हो जाती है। ठीक है, अगर क्लाउड्स वगैरह, क्लाउड से इसके अलावा कोई भी और फैक्टर, कोई गैस वगैरह है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उससे जो है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट अर्थ तक पहुँचते हुए फ़िल्टर हो जाती है और हमें जो है वो इसी स्पैन में ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो इसका मतलब है अंडर सर्टेन कंडीशन, यानी अगर एटमॉस्फेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, तब तो ये वाली लाइट भी 2650 के हम तक पहुँचेगी। तो हम कह सकते हैं कि अंडर सर्टेन कंडीशन जो सन लाइट है, जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है, वो माइक्रोबिसिडल एफिशिएंसी शो करती है। ठीक है, लेकिन अब काफ़ी सारे जर्मिसिडल लैम्प्स यानी जर्म्स को किल करने वाले लैम्प्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, जो कि अल्ट्रा वायलेट लाइट एमिट करते हैं इस 2600 टू 2700 एंगस्ट्रॉम की रेंज में। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इन लैम्प्स को हम ऑपरेटिंग रूम्स में यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग रूम्स के अलावा और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में मटेरियल्स को स्टेरिलाइज करने के लिए इन लैम्प्स को यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज़ करने का एक डिसएडवांटेज ये है कि ये मटेरियल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल अगर एक इवन ग्लास की हल्की सी रैपिंग है, कवरिंग है, तो वो काफ़ी सारी अल्ट्रा वायलेट लाइट को यहीं पे ही हिंडर कर लेगी और नीचे वाला जो मटेरियल है वो स्टेरिलाइज नहीं हो सकेगा। तो इस वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है उनको तो अल्ट्रा वायलेट लाइट किल कर सकती है, लेकिन जो सरफेस से बिलो प्रेजेंट है उनको किल नहीं कर सकती। इसके बाद हम देखते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन कि ये कहाँ पे इफेक्ट करती है। तो ज़्यादातर अल्ट्रा वायलेट लाइट एब्जॉर्ब होती है न्यूक्लिक एसिड में, यानी डीएनए और आरएनए के अंदर, और वहीं पे अपना ये ज़्यादातर डैमेज शो करती है। जब ये डीएनए में एब्जॉर्ब होगी तो क्या होगी, जो पायमिडीन्स हैं उनके डाइमर्स बन जाएंगे, यानी जो दो पायमिडीन्स है आपस में जो है वो इस तरह अटैच हो जाएंगी। अब जब ये अटैच हो जाएंगी तो अटैच होने की वजह से जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो प्रोसेस नहीं हो सकेगा अनटिल के इनको कोई भी जो इंजाइम्स हैं वो रिमूव ना कर दें। तो पहले डाइमर्स को इंजाइम्स जो प्रेजेंट है सेल के अंदर वो रिमूव करेंगे, इसके बाद ही डीएनए का रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो हो सकता है। और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस तरह के भी होते हैं जिनके पास वो इंजाइम्स जो डाइमर्स को रिमूव कर सकते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, तो वहाँ पे उनको ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट अल्टीमेटली किल कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सरेज के इफेक्ट को। तो एक्सरेज को हम दूसरा नाम देते हैं रोंटगन रेज को, यानी रोंटगन वो बंदा था जिसने एक्सरेज को डिस्कवर किया था और इसका एक्सरेज को मेजर करने का यूनिट भी रोंटगन ही है। तब ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए लेदल है और सारी की सारी हायर फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए, क्योंकि इनकी जो पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी है वो अल्ट्रावायलेट लाइट से काफ़ी ज़्यादा होती है और इनके पास एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल है कि हम इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए एक्सरेज का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इनको प्रोड्यूस करना काफ़ी सारा एक्सपेंसिव है। ठीक है, काफ़ी सारे हमें बहुत एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स चाहिए एक्सरेज को प्रोड्यूस करने के लिए, और इसके अलावा इनको हम एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि जो सोर्स है, सोर्स से रेडिएशन, यानी फॉर एग्जांपल ये एक्सरेज का सोर्स है, तो ये सारी की सारी डायरेक्शंस में गिवन ऑफ हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हम इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूज़ करना है तो बाकी जो रेज हैं वो वेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस वजह से एक तो पहले वो एक्सपेंसिवली प्रोड्यूस हो रही हैं, ऊपर से इतनी सारी वेस्ट हो रही हैं, तो इस वजह से हम एक्सरेज को प्रैक्टिकली यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं गैमा रेज को। तो ऑफ कोर्स जो फिशन रिएक्शंस हैं, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनकी ब्रेकअप से, उनके टूटने से ही गैमा रेज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, जो कि वेरी हाई एनर्जी रेडिएशन है, और सर्टन रेडियो एक्टिव आइसोटोप जैसे कि कोबाल्ट 60 से ये प्रोड्यूस होती हैं। अब इनकी जो पेनिट्रेशन है ये एक्स रेज से भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैटर में काफ़ी ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट कर सकती हैं और सारी की सारी लाइफ के लिए लेदल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी ये लेदल है। और अब यहाँ पे जो गैमा रेज है इनको कमर्शियल स्टीरिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल यूज़ नहीं किया जा रहा। ठीक है,
क्योंकि अब क्यों कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन मतलब कि मटेरियल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है, यानी कमर्शियल लेवल पे मटेरियल को स्टेरिलाइज करने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी सारे मटेरियल का जो वॉल्यूम और थिकनेस है उसमें पेनिट्रेट कर सकती हैं, ठीक है। इनकी पेनिट्रेशन पावर की वजह से इनको कमर्शियल स्टेरिलाइजेशन में यूज़ किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल यूज़ नहीं किया जा रहा। उसकी ये वजह है कि एक तो इनको प्रोड्यूस करने के लिए इक्विपमेंट्स काफ़ी सारे चाहिए, ठीक है। इक्विपमेंट्स के अलावा जो ऑपरेटर है, यानी जिसने इनको यूज़ करना है, ठीक है, उसको भी कोई हज़ार्ड ना हो, कोई उसको खुद ना डेंजर हो, उसको भी बचाने के लिए अभी इतने सारे हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं। इसके बाद हम देखते हैं कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन बीम रेज। अब कैथोड रेज सबसे पहले ये प्रोड्यूस कैसे होती हैं, जब हाई वोल्टेज हम इस्टेब्लिश करते हैं कैथोड और एनोड के दरमियान, तो क्या होगा, कैथोड से कुछ रेस निकलेंगी, ठीक है, जिनको हम कैथोड रेस का नाम देंगे, ठीक है। इवैक्यूएटेड ट्यूब यानी ऐसी ट्यूब जिसके अंदर कोई भी और चीज़ और मटेरियल प्रेजेंट नहीं, इवन एयर भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर कैथोड और एनोड के दरमियान जब हम हाई वोल्टेज मेंशन करते हैं तो क्या होगा, कैथोड से कुछ रेज़ निकलेंगी जिसको हम कैथोड रेज़ का नाम देंगे। अब ये जो इंटेंस बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनको हम एक्सेलरेट करते हैं हाई इंटेंसिटीज़ पे। तो जब हाई इंटेंसिटी पे एक्सेलरेट करेंगे तो ऑफकोर्स इनकी जो स्पीड है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हाईली माइक्रोबिसिडल है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का इनका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इनके और भी काफ़ी सारे इफेक्ट हैं बायोलॉजिकल और दूसरे नॉन बायोलॉजिकल मटेरियल्स के ऊपर। तो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है एक और इक्विपमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन बीम्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इनकी जो पेनिट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इनकी पेनिट्रेशन की वजह से मटेरियल जो है वह बहुत ही जल्दी स्टेरिलाइज हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल ही ब्रीफली एक्सपोज करेंगे हम मटेरियल को तो फ़ौरन से वो स्टेरिलाइज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपके इसमें से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।